गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आए आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर 9th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रतिकारिता एवं प्रतिरक्षण। प्रतिकारिता का मतलब होता है किसी भी रोग विशेष से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको प्रतिकारिता कहा जाता है। तो यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि जब हमारे शरीर में किसी रोग के विषाणु पहुंचते हैं या फिर कोई बैक्टीरिया जब संक्रमण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो शरीर है उस रोग विशेष से जो लड़ने की क्षमता रखता है वह प्रतिकारिता कहलाती है। व्यक्ति के शरीर में अगर देखा जाए तो किसी भी रोग के सूक्ष्म जीवों से लड़ने और उन्हें नष्ट करने की एक क्षमता होती है, उस क्षमता को प्रतिरक्षा शक्ति कह सकते हैं। अब वो प्रतिरक्षा शक्ति का मतलब ये है कि किसी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, यानी कि रोग विशेष से जो लड़ने की क्षमता अगर देखी जाए तो उसको कहा जाता है प्रतिरक्षा शक्ति। अब अगर देखा जाए तो कई बार बहुत पहले प्रतिरक्षा को परिभाषा दी गई थी, जिसके अनुसार देखा जाए तो मनुष्य या जानवर जो है पोषद का संक्रामक रोगाणु के प्रति अवरोध का होना, यानी कि यह परिभाषा काफ़ी अधूरी भी कही गई थी या फिर यूँ कहा जाए कि असंतोषजनक भी थी, जिसको वर्तमान में बदलकर नए रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति के शरीर की वह क्षमता जो किसी की सहायता से जिसकी सहायता से वह प्रतिजन जो होते हैं वे किसी बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु, कवक, फफूंद या रोगाणु इन सभी से लड़ने की एक जो क्षमता पाई जाती है या इनको नष्ट करने की जो उनमें क्षमता होती है, उस क्षमता को कहा जाता है प्रतिरक्षा शक्ति। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर की वह क्षमता या वह शक्ति जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस इन सभी को नष्ट करके शरीर से बाहर निकाल देती है, तो वह शक्ति कहलाती है प्रतिरक्षा शक्ति। अब व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहती है, यानी कि नेचुरल उसके शरीर में पाई जाती है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी रोग विशेष के लिए उस प्रतिरक्षा को उत्पन्न करना जरूरी होता है, तो उसको कृत्रिम प्रतिरक्षा के रूप में भी जाना जा सकता है। व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें उपस्थित विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी और जो एंटीबॉडीज होते हैं उनके निर्माण पर निर्भर करती है, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि शरीर के कोशों में जो प्रतिजन पाए जाते हैं उनमें जो पहचानने की जो क्षमता है उन प्रतिजनों के आधार पर भी हो सकती हैं। कई बार रक्त में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो अपने कूटपादों के द्वारा प्रतिजन जो होते हैं उन पदार्थों को घेर कर उनका नाश कर देती है, जिससे उसका भक्षण कर देती हैं और किसी भी रोग विशेष को हमारे शरीर में फैलने से रोकती है। या यूँ कहा जाए कि जो WBC है, जिसका WBC का जो पूरा नाम है WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, इन रक्त कणिकाओं का कार्य होता है कि हमारे शरीर में अगर किसी रोग विशेष के कोई संक्रमण फैलाने वाले कोई बैक्टीरिया या रोगाणु प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है और उनको नष्ट कर देती है, या फिर उनका पूरी तरीके से भक्षण करके शरीर से बाहर निष्कासित कर देती है। अब जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनकी संख्या अगर नॉर्मली देखी जाए तो 6 से 8 हज़ार तक होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गई तो ऐसी स्थिति में इनकी संख्या बढ़कर 30 हज़ार तक हो जाती है, जो कि किसी के लिए घातक भी हो सकता है। अगर एंटीबॉडीज रोगाणु का नाश करने में सफल हो जाते हैं तो रोग नहीं होता। इसके विपरीत अगर रोगाणु का नाश नहीं हो पाता है तो व्यक्ति जो है वो किसी भी रोग विशेष से संक्रमित हो जाता है और रोगग्रस्त हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो प्रतिकारिता जो देखी जाए तो प्रतिकारिता का मतलब होता है व्यक्ति में उन रोगाणुओं, विषाणु या सूक्ष्म जीवाणुओं, विषों से जो लड़ने या रहने की जो उनके शरीर में रहने के साथ साथ बढ़ती भी है, क्रियाशील होने की क्षमता भी नहीं होती, बल्कि उन रोगाणु और विषाणु या सूक्ष्म जीवाणु को नाश करने की, मारने की जो क्षमता होती है उसको प्रतिकारिता कहा जाता है। अब प्रतिकारिता अगर देखा जाए तो प्रतिकारिता के जो भेद हैं, यानी प्रतिकारिता के जो प्रकार हैं, भेद कहे या प्रकार भी कह सकते हैं हम,
तो उसमें जो सबसे पहला रहता है वो है प्राकृतिक प्रतिकारिता। प्राकृतिक प्रतिकारिता उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो दो तरह की प्रतिकारिता पाई जाती है, जिसमें अगर देखा जाए तो पहली तो है व्यक्तिगत और दूसरी है जातिगत। अब अगर प्राकृतिक प्रतिकारिता देखा जाए तो उसमें जो पहली है व्यक्तिगत प्रतिकारिता। व्यक्तिगत प्रतिकारिता का मतलब होता है कि एक प्रत्येक जो पर्सन है या जो व्यक्ति है उसके स्वयं के जो शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो प्रतिकारिता है, या फिर यूँ कहा जाए कि वो क्षमता जो व्यक्ति विशेष में ही पाई जाती है, जो कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, किसी में हो भी सकती है, किसी में नहीं भी हो सकती है, या कुछ व्यक्तियों में ज़्यादा भी पाई जा सकती है और कुछ में कम भी पाई जा सकती है। व्यक्तिगत प्रतिकारिता में अगर देखा जाए तो कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान होती है, वैसे व्यक्ति में रोगों से लड़ने की जो क्षमताएं हैं अधिक पाई जाती हैं तथा वे रोग होने की संभावना में बहुत ही कम या तो संक्रमित होते ही नहीं हैं या बहुत ज़्यादा कम संक्रमित होते हैं, या यूँ कहा जाए कि जब उनके शरीर में कोई संक्रमण फैलता है तो ऐसी स्थिति में उनके जो एंटीबॉडीज़ हैं जो उनके शरीर के अंदर पहले से ही पाए जाते हैं, वे उस रोग विशेष के साथ में लड़कर उनको नष्ट कर देते हैं या उनके शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और ऐसी स्थिति में वो किसी भी रोग विशेष को उनके शरीर में फैलने से रोक देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे व्यक्ति में उस रोग का न होना या उसके शरीर में स्वाभाविक प्रतिकारिता के मौजूद होने के कारण भी हो सकता है, और कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि किसी व्यक्ति विशेष में बार बार एक ही रोग उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उसका कारण ये हो सकता है कि उस व्यक्ति में उस रोग विशेष से लड़ने की जो प्रतिकारिता है वो नहीं विद्यमान है, जिसकी वजह से वो बार बार उस रोग से संक्रमित होते हैं। जब हम देखें अगर तो उसके अलावा जो हमारे शरीर में जब रोगाणु प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर की जो त्वचा है एवं जो श्लेष्मा झिल्ली है उस रोगाणु से शरीर की रक्षा करती हैं, और अगर रोगाणु कई बार जैसे हमने पढ़ा था कि जो त्वचा की बनावट ऐसी होती है कि जो त्वचा है वो बाहरी सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश से रोकती है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो जो रोगाणु है या जो बैक्टीरिया है वो त्वचा को भेदकर अगर या श्लेष्मा झिल्ली को भेदकर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो उसमें जो रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वे उनको नाश करने और भक्षण करने का कार्य करती है और उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। परंतु अगर रोगाणु अधिक शक्तिशाली होते हैं और उनकी संख्या अधिक पाई जाती है तो वे रोगाणु अपने गंतव्य स्थान पर जहाँ तक उनको पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और उस स्थान पे जाके वे रोगाणु अपनी वंश वृद्धि करते हैं। यानी कि वंश वृद्धि का मतलब है कि वे अपनी जो संख्या है लगातार उसमें वृद्धि करते जाते हैं और उस अंग विशेष पर आक्रमण करके उसको संक्रमित कर देते हैं, जिसकी वजह से देखा जाए तो वहाँ पर एक विष का निर्माण होता है और वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे कि एक व्यक्ति बीमार हो सकता है। अब जो देखी जाए प्रतिकारिता, व्यक्तिगत प्रतिकारिता हमने पढ़ा, उसके बाद आती है जातिगत प्रतिकारिता। जातिगत प्रतिकारिता अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति में आनुवंशिक कारणों के कारण हो सकती है। जो रोग पशु जातियों में प्रचलित है वे मनुष्य जाति में कभी भी नहीं पाए जा सकते हैं। यानी कि जो प्रत्येक जाति जैसे कि जंतु जाति हैं और मनुष्य जाति हैं, तो जंतु जाति के अंदर जो जानवरों के अंदर जो पाए जाने वाले रोग हैं वे मनुष्य जाति में नहीं पाए जा सकते हैं, और जो मनुष्य में होने वाले रोग हैं वे जंतु जाति के अंदर नहीं पाए जा सकते हैं। अब जैसे गायों में कई बार रेंडर पेस्ट नामक रोग हो जाता है, जो कि एक वायरस के कारण होने वाला रोग है और जो मनुष्य पर आक्रमण नहीं कर सकता, यानी कि वो मनुष्य को उन चीज़ों से वापस क्षतिग्रस्त या फिर प्रभावित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार कुछ रोग जो मानव जाति में होते हैं वो पशु जाति में नहीं हो सकते हैं। जैसे मनुष्य में होने वाला पीलिया है, पोलियो है, हैजा है, तो ये जो रोग है वो सिर्फ मनुष्य जाति में होते हैं, जो कि वापस जंतु जाति में नहीं हो सकते हैं। मनुष्य जाति में ही अफ्रीका के जो हबशी जाति के लोग हैं उनको पीत ज्वर नहीं होता है, और उनमें अगर इस ज्वर के प्रति रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है अगर देखी जाए तो जन्म से ही विद्यमान होती है, यानी कि जन्मजात जो प्रतिरक्षा है वो उनमें पाई जाती है।
जो कि अफ्रीका के हबशी जाति के जो लोग हैं उनके अंदर ये जन्मजात पाई जाने वाली एक प्रतिरक्षा है। उसके बाद आता है जो दूसरी तरह की जो हमारे प्रतिकारिता के प्रकार हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा प्राकृतिक के अंदर पढ़ा व्यक्तिगत और जातिगत। अब जो दूसरा है वो है कृत्रिम प्रकार की प्रतिरक्षा, कृत्रिम प्रतिकारिता कह सकते हैं जिसको। अब कृत्रिम प्रतिकारिता है वो भी दो प्रकार की जैसे कि होती है सक्रिय प्रतिकारिता और निष्क्रिय प्रतिकारिता। और जो दूसरा है वो है निष्क्रिय प्रतिकारिता। अब जो कृत्रिम प्रतिकारिता है वो दो भागों में बटी हुई है, सक्रिय और निष्क्रिय। जो सक्रिय है वो वापस आगे जाके दो भागों में बटी हुई है, जो कि जो देखा जाए तो रोग के होने के बाद की, और जो एक दूसरी है वो है टीकों के द्वारा उपार्जित की जाने वाली। तो सक्रिय जो प्रतिकारिता है उसमें है रोग उत्पन्न होने के बाद, और जो दूसरी इसके अंदर है वो टीकों के द्वारा उपार्जित करना। यानी कि हम जिसे यूँ कह सकते हैं कि जो कृत्रिम प्रतिकारिता है वो दो भागों में बटी हुई है, सक्रिय प्रतिकारिता और निष्क्रिय प्रतिकारिता। उसके बाद सक्रिय प्रतिकारिता अगर देखा जाए तो सक्रिय प्रतिकारिता तब होती है जब व्यक्ति रोगाणु के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, यानी कि सीधे संपर्क में आने पर होने वाली जो ये प्रतिकारिता है। तो उसके शरीर में जब कई बार प्रतिरक्षी जो होते हैं वो निर्मित होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति सीधे किसी रोगाणु या बैक्टीरिया के संपर्क में आया तो ऐसी स्थिति में उसके रोग विशेष के जो प्रतिरक्षी हैं वो तुरंत उसके शरीर में बनने शुरू हो जाते हैं, और उसके रोगाणु के संपर्क में आने पर उसको जो वहाँ पर प्रतिकारिता विकसित करने लगते हैं, और कुछ महीनों से लेकर कुछ सप्ताह तक में ये पूर्ण रूप से वृद्धि करके उस रोग विशेष से लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर देते हैं और उसको नष्ट करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये प्रतिकारिता भी दो प्रकार की होती है, सक्रिय जिसमें पहला है रोग के होने के बाद की प्रतिकारिता, और जो दूसरी है टीके के द्वारा उपार्जित। यानी कि जो पहली है रोग के होने के बाद की अवस्था में, यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति किसी रोग विशेष से संक्रमित हो गया या उसके शरीर में कोई रोग फैल गया, तो उस रोग के फैलने के बाद में उसके शरीर में उस रोग विशेष के लिए प्रतिकारिता धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति को जब कोई रोग होता है तो उस रोग से रक्षा करने के लिए शरीर में बहुत बड़ी संख्या में जो है एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो जाते हैं, और उसका जो निर्माण होना वहाँ पर शुरू हो जाता है। और इन्हीं एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति में देखा जाए तो शरीर में जो पुनः देखा जाए तो वो रोग नहीं होता है, या यूँ कहा जा सकता है कि जब एंटीबॉडीज़ एक बार बन जाते हैं तो वापस वो बीमारी होना संभव उनके शरीर में नहीं होता है, और शरीर में लंबे समय तक रोगों से सुरक्षित रखा जा सकता है उन एंटीबॉडीज़ के कारण, जैसे कि पोलियो है, डिप्थीरिया है, पीत ज्वर है, खसरा है, चेचक है आदि। इनके उपरांत अगर व्यक्ति को पुनः ये रोग नहीं होते हैं कई बार, अथवा यदि कभी होता भी है तो वो बहुत ही हल्के असर के रूप में होता है। यानी कि जब पहली बार जो रोग हुआ था, जो जितना अधिक असरदार था उतनी बार वो ही रोग जब वापस दोबारा होगा अगर कभी, तो वो उतना असरदायक नहीं होगा, यानी कि हल्की स्थिति में होने की संभावना रहती है। दूसरी जो है हमारी वो है टीकों के द्वारा उपार्जित प्रतिरक्षा। इस प्रकार की प्रतिकारिता में अगर देखा जाए तो टीके लगाकर प्राप्त की जाती है, यानी कि किसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो उत्पन्न करना है वो किसी रोग विशेष के जो टीके हैं उनको लगाकर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ उत्पन्न किए जाते हैं, और वे एंटीबॉडीज़ जो हैं उस रोग विशेष के लिए प्रतिकारिता उत्पन्न करके उसको नष्ट करने की क्षमता जो है वो लेकर तैयार हो जाते हैं। इसके लिए कई तरह के वैक्सीन्स लगाए जा सकते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो जो सबसे पहले वैक्सीन्स हैं टीकों के द्वारा, उसमें पहला आता है जीवित वैक्सीन। हाँ, जीवित वैक्सीन का मतलब है कि जीवित जो वैक्सीन है वो जीवित जीव से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि BCG है, प्लेग है, टाइफाइड है,
इनके जो टीके हैं वो जीवित जीवाणुओं के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जबकि जो चेचक है, पोलिया है, पीत ज्वर है, रुबेला, खसरा वगैरह, कन्फेड है, इन्फ्लुएंजा जो है वो ये जो होते हैं वो मृत वायरस के द्वारा तैयार किए जाते हैं और उनके द्वारा जो वैक्सीन तैयार किए जाते हैं वो लगाकर व्यक्ति विशेष में उस रोग विशेष के लिए प्रतिरक्षी जो है उत्पन्न किए जाते हैं। मृत वैक्सीन में अगर देखा जाए तो इस वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए जीव को अधिक ताप या रासायनिक पदार्थों के उपयोग करके उन जीवों को मार दिया जाता है। यानी कि जो दूसरा है वो है मृत जो जीव हैं उनसे तैयार किए जाने वाला वैक्सीन। अब मृत जीव वैक्सीन जो तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, जो जीव हैं उनको मारकर रासायनिक क्रिया के द्वारा या उनको बहुत तीव्र ताप पर रखकर उनको मार दिया जाता है और उसके बाद में वैक्सीन तैयार किए जाते हैं और वो वैक्सीन लगाकर व्यक्ति विशेष में उस रोग से प्रतिरोधक क्षमता है उसको उत्पन्न की जाती है। मृत जीवाणुओं से जैसे कि हैजा, प्लेग, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, पर्टुसिस आदि के जो टीके होते हैं वो तैयार करे जा सकते हैं और मृत वायरस से जैसे रेबीज है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा आदि के टीके भी तैयार किए जा सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरी कैटेगरी के जो आते हैं वो होते हैं जीव विष। ये जो भाग है वो है टीके के द्वारा उपार्जित वाले के। जो जीव विष है वो कुछ जीव जो होते हैं जैसे विष पैदा करते हैं, उस विष को उनके शरीर से निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद उस विष के द्वारा टीके बनाए जाते हैं। जैसे डिप्टीरिया है, टिटनस है, बेसिली है, जीव विष का निर्माण करते हैं और इन जीवों के द्वारा जो विष प्राप्त होता है उसे टीके बनाए जाते हैं और उनका जो उपयोग है किसी रोगों से रक्षा करने के लिए किया जाता है। जीव विषों द्वारा प्राप्त टीके होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावी एवं सुरक्षित होते हैं, क्योंकि जो डिप्टीरिया का टीका है वो 4 प्रमुख जीव विषों से तैयार किया जाता है, जिसमें इसी प्रकार डिप्थीरिया, टिटनस, कुकर खांसी और इनके लिए जो है ट्रिपल एंटीजन का जो है प्रयोग किया जाता है। अब जो जीवित वैक्सीन है वो जीवित जो बैक्टीरिया है उनके माध्यम से तैयार होता है। मृत वैक्सीन है जो मृत जीवों को मारकर उनके जो प्रतिरक्षी है वो लेकर उत्पन्न किए जाते हैं और जो जीव विष है वो जीवों में पाए जाने वाले जो विशेष जीव होते हैं उनमें कुछ विष पाए जाते हैं, उनके शरीर से उस विष को निकालकर उसके बाद में जो है वो जो वैक्सीन तैयार किए जा सकते हैं। अब जो दूसरी प्रकार की जो कृत्रिम प्रतिकारिता के अंदर आता है, दूसरी प्रकार की निष्क्रिय प्रतिकारिता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। निष्क्रिय प्रतिकारिता तब होती है जब किसी जानवर या मानव में उत्पन्न प्रतिरक्षी को अन्य मानव में प्रवेश कराकर उसमें रोग के प्रति प्रतिरक्षी जो है वो उत्पन्न की जाते हैं। या यूँ कहा जाए कि किसी व्यक्ति में रोग है तो दूसरे व्यक्ति से वो एंटीजन या जो कहा जाए प्रतिरक्षी लेकर उस रोगी व्यक्ति में पहुंचाए जाते हैं और उसमें प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। तो ऐसी जो प्रतिरक्षा होती है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। अब इसको भी देखा जाए तो इसमें जो पहली प्रतिकारिता जो है वो है प्राकृतिक प्रतिकारिता और दूसरी जो है वो है कृत्रिम प्रतिकारिता। अब जो प्राकृतिक प्रतिकारिता है उसके जो भाग है, सबसे पहला है गर्भावस्था में जो प्राप्त होती है माता के अपरा से। हमने कुछ चैप्टर पढ़े थे इससे पहले, उनमें पढ़ा था कि जो बच्चे का विकास है माँ के गर्भ के अंदर होता है और उस गर्भ में जो बच्चा है माँ के गर्भाशय से जुड़ता है तो वो उसका जो संबंध है माँ के शरीर से वो एक अपरा के माध्यम से होता है और यही जो अपरा है उसके माध्यम से कुछ प्रतिरक्षी जो होते हैं बच्चे को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। गर्भ शिशु अपनी माता के अपरा से प्रतिकारिता क्षमता प्राप्त करता है। माता में IgG प्रतिरक्षी विद्यमान होते हैं जो अपरा से गर्भ शिशु में स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि अपरा के माध्यम से वो जो प्रतिरक्षी हैं शिशु में प्राप्त हो जाते हैं। जो अपरा से गर्भ शिशु में प्रतिरक्षी जो है वो प्रथम 6 महीने तक कई प्रकार के जो रोग है जैसे चेचक है, टीटनस है, डिप्थीरिया, खसरा, पोलियो, बड़ी माता आदि से इनकी जो है वो रक्षा करते हैं ये प्रतिरक्षी। और परंतु यह प्रतिरक्षीकरण माता की प्रतिरक्षीकरण क्षमता पर निर्भर करते हैं, यानी कि अगर एक माता स्वयं स्वस्थ होगी और उसके जो प्रतिरक्षी होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अधिक क्रियाशील होंगे और ऐसी स्थिति में तो जो प्रतिरक्षी बच्चे के शरीर में जा रहे हैं वो रोग विशेष से उसकी रक्षा करने में सक्षम रहेंगे।
लेकिन अगर किसी माँ के स्वयं के कुपोषित होने पर उसके जो प्रतिरक्षी है वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कम क्रियाशील हो या रोग विषय से लड़ने की क्षमता कम रखते हैं, तो वो उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ेगा और उसके जो शरीर में प्रतिरक्षी पाए जाएंगे वो भी थोड़े कम क्रियाशील होंगे, जो कि रोग विषय से लड़ने की क्षमता कम रखते हैं। दूसरा जो आता है वो है स्तनपान के द्वारा। अब शिशु जन्म के पश्चात माता के शरीर में अगर देखा जाए तो बच्चा जो है सबसे पहले माँ के शरीर से ही दुग्ध प्राप्त करता है, और जो माँ के शरीर में जो पहला दूध निकलता है बच्चे के जन्म के बाद, जिसको खीस भी कहा जाता है, और ये जो दूध होता है बहुत ही अधिक जो होता है पौष्टिक रहता है, जो कि थोड़ा पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। अगर ये जो द्रव बच्चे को मिल जाए तो बच्चे में जो जन्मजात प्रतिरक्षी जो होते हैं वो इसमें से कुछ प्राप्त हो जाते हैं, या यूँ कहा जाए कि ये इतना पौष्टिक होता है कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसको कोलेस्ट्रम और खीस दोनों नामों से पुकारा जा सकता है। कोलेस्ट्रम में अगर देखा जाए तो अनेक एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, जो कि एक शिशु की जो शरीर की जो मांग है उसके अनुकूल पूर्ण रूप से उसके अंदर विद्यमान होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ अगर देखा जाए तो शिशु के विभिन्न प्रकार से रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए माँ का जो प्रथम कोलेस्ट्रम युक्त दूध होता है, जो कि पीला गाढ़ा होता है, वो शिशु को अवश्य पिलाना चाहिए, क्योंकि शिशु को जो 3 से 4 माह तक, जब बच्चा छोटा है यानी कि जो 3 से 4 माह तक की स्थिति रहेगी, उस समय जो रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए होती है वो उस माँ के जो दूध है पहले दूध से वो बच्चे को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आता है कृत्रिम प्रतिकारिता। कृत्रिम प्रतिकारिता में पहला है एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन जो है वो अमानवीय स्रोतों से तैयार किया जाता है, जैसे कि अमानवीय स्रोत जो कि जैसे पहला अगर देखा जाए तो घोड़ा है। उसके अलावा इस प्रकार का जो टिटनस, डिप्थीरिया, बॉटुलिज्म आदि के जो टीके होते हैं वो इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये एंटीटॉक्सिन बच्चों को टिटनस रोग और डिप्थीरिया, रेबीज आदि के प्रति जो होते हैं विरोधी होते हैं, यानी कि उनसे संबंधित जो प्रतिरक्षा चाहिए होती है एक बच्चे को, वो उनके शरीर में शक्ति प्रदान करते हैं और प्रतिरक्षा उनके शरीर में उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आता है गामा ग्लोबुलिन। मानवीय गामा ग्लोबुलिन के प्रवेश कराने से भी जो निष्क्रिय प्रतिरक्षण है वो उत्पन्न हो जाती है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षण से कम समय में अगर देखा जाए तो प्रतिरक्षण क्षमता जो होती है वो एक व्यक्ति विशेष को मिल जाती है। परंतु प्रतिकारिता शक्ति जो होती है बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, इसलिए वो कुछ समय के पश्चात पुनः रोग होने की संभावना हो सकती है, या यूँ कहा जाए कि ये तो तीव्रता एक कुछ समय के लिए ही दिखाती है, उसके पश्चात वापस रोग विशेष के लिए प्रतिकारिता उत्पन्न करने की आवश्यकता हो सकती है। उसके बाद आता है नियमित प्रतिरक्षीकरण के कार्यक्रम। नियमित प्रतिरक्षीकरण के कार्यक्रम का मतलब है कि किसी व्यक्ति विशेष में या बच्चे में रोग विशेष के लिए जो प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है उससे संबंधित उसके कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें कई तरह के वैक्सीन्स, टीके वगैरह जो हैं वो बच्चों को उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। बच्चे भारत की अगर देखा जाए तो अनमोल निधि हैं। देश का जो भविष्य है इन्हीं के कंधों पर उपलब्ध रहेगा, या इन्हीं के कंधों पर देखा जा सकता है। अब अगर देखा जाए तो बच्चों में कई तरह की जो 6 जानलेवा बीमारियां हैं, जिसमें टिटनस है, क्षय रोग है, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो और खसरा रोग जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होते हैं, और इनसे संबंधित जो वैक्सीन्स वगैरह जो होते हैं वो बच्चों को उपलब्ध करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। हर साल अगर देखा जाए तो भारत में 2 लाख बच्चे इन जो खतरनाक बीमारियां हैं उनके संपर्क में आते हैं, और बच्चे जो हैं वो अपंगता, दिमागी कमजोरी या फिर भयंकर रोगों के शिकार हो सकते हैं। और कई बार ऐसे बच्चे ज़्यादा जो होते हैं वो जानलेवा खतरनाक रोगों से बचने के लिए कई बार इन बच्चों को सस्ते, सुगम और सुरक्षित जो होते हैं जो उपाय किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो उपाय आता है वो होता है टीकाकरण, यानी कि टीकों के माध्यम से इन बच्चों को इन 6 जानलेवा बीमारियों से बचने की जो क्षमता होती है वो उपलब्ध करवाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 1974 में विश्व व्यापक टीकाकरण के लिए कार्यक्रम तैयार किया एवं पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को चलाया, जिसे विश्व टीका कार्यक्रम कहते हैं।
यानी कि अगर देखा जाए तो WBC के द्वारा जो WHO हैं, WHO के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था 1974 में, और जो कि टीकाकरण का कार्यक्रम था, जो कि बच्चों को कई तरह के टीके उसमें उपलब्ध करवाए गए। उस टीकाकरण का जो नाम था वो था कार्यक्रम का विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम। WHO का अगर पूरा नाम देखा जाए तो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। W का मतलब होता है वर्ल्ड, और H का मतलब होता है हेल्थ, और O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस कार्यक्रम का, वो उद्देश्य है कि बच्चों को 6 जानलेवा बीमारी से बचाना और संपूर्ण विश्व में लगभग 2000 ईस्वी तक इन रोगों को समाप्त कर देना, ताकि किसी में भी ये रोग ना फैले और कोई रोग का नामो निशान ना हो। जो विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम था उसका नाम बदलकर 1985 में यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन 1990 रखा गया। जो भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम नवंबर 1985 में श्रीमती इंदिरा गांधी की यादगारी में शुरू किया गया था। यानी कि जो 1990 में इस कार्यक्रम का जो नाम है बदलकर 1990 के अंदर देखा जाए तो इंदिरा गांधी की यादगारी में रखा गया था। जिस कार्यक्रम का नाम बाद में रखा गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम। विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसके अंदर कई तरह के बच्चों को सलाहकार समिति की सलाह से ये अनुशंसा की कि BCG और पोलियो का जो टीका है वो जन्म से ही शिशु को दिया जा सकता है, जिसके बाद 6 सप्ताह में DPT और पोलियो का जो टीका है शिशु को दिया जा सकता है। और ये दोनों टीके एक साथ देने से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं भी हो सकता है बच्चे को, बल्कि ये टीके बच्चे के लिए सुरक्षित भी होते हैं, प्रभावी भी होते हैं और बच्चे को काफ़ी लाभदायक कहे जा सकते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय टीकाकरण सूची कार्यक्रम बनाया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों को पहला टीका शिशु को जन्म के 1.5 माह की उम्र के भीतर लगाया जाता है और दूसरा और तीसरा टीका 1 माह के अंतराल में लगाया जाता है। और जो पोलियो वैक्सीन की दवा अगर देखी जाए तो मुंह के द्वारा बच्चों को पिलाने की सुविधा की गई। और इसी सूची में गर्भवती माता को टीटनस के बचाव के लिए टीटनस टॉक्साइड का टीका गर्भ के अंदर दिया जाता है, जो कि गर्भावस्था में 4थे माह में और उसके बाद 9 माह तक कभी भी लगाया जा सकता है। टीटनस टॉक्साइड का जो दूसरा टीका है वो पहले टीके के 1 माह बाद लगाया जाता है, या यूँ कहा जा सके कि टीटनस का जो टीका है महिला को समय पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसकी जो दो डोज है वो महिला को, गर्भवती महिला को प्राप्त करवाई जाती है, ताकि उसको जो रोग विशेष जो है टीटनस से जो प्रतिरक्षी जो चाहिए होते हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं और महिला उनसे बच सकती है। कई बार 2 खुराक के बीच में जो बच्चों को टीके लगाए जाते हैं उनमें 2 खुराक के बीच में 1 माह से कम दिन का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि जब भी 2 टीके लगाए जाए तो उसमें 1 माह से कम अंतराल उनके अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि समय पर वो टीके बच्चों को लगवाए जाने चाहिए। साधारण जैसे कि सर्दी है, जुखाम है या बुखार में जो टीके लगाए जाते हैं वो टीके उस अवस्था में नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में संक्रमण होने की स्थिति उत्पन्न रहती है और बच्चों की जो स्थिति है और ज़्यादा खतरनाक होने की संभावना भी हो सकती है। तो जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो देखा जाए तो एक महिला और शिशु
दोनों के जो स्वास्थ्य को देखकर बनाया गया है और उससे जो उसको कई तरह की जो जानलेवा बीमारियां है या यूँ कहा जाए कि उनसे संबंधित जो उनको किसी भी जानलेवा बीमारियों से संबंधित जो सुरक्षा की आवश्यकता होती है या प्रतिरक्षा की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि एक जो गर्भवती महिला है और जो शिशु है वो दोनों ही स्वस्थ रह सके और स्वस्थ रहकर ही वो कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा प्रतिकारिता और प्रतिरक्षण और जो बच्चों और महिलाओं को लगाए जाने वाले टीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अभी तक आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।